नमस्कार। मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और मैं एक पूर्व आईएएस अधिकारी हूं। सर्वे कार्यक्रम में एपिसोड की कड़ी मैंने बनाना शुरू किया है। सर्वे का सत्यानाश क्यों हुआ, तो सर्वे का सत्यानाश की अगली कड़ी में आपका स्वागत है। जैसा मैंने पूर्व में वादा किया था कि पहले सर्वेक्षण कर्मियों के दृष्टिकोण से सर्वे में बात करूंगा, उसके बाद फिर पूरे स्ट्रक्चर, पूरे सिस्टेमिक फेलियर क्यों हो रहा उस पर बात करूंगा। और एक वीडियो में मैंने एक कानूनी प्रश्न उठाए थे कि कैसे विवाहित महिलाओं, लड़कियों, ननद और फूफा फुआ आदि को जो अधिकार की बात हो रही है उसमें क्या समस्या आ रही है, उस पर मैंने बात की थी। आज सर्वे का सत्यानाश के एपिसोड में हम लोग रैयत के दृष्टिकोण से बात करें कि रैयतों को क्या परेशानी हो रही है, और साथ ही मेरा उद्देश्य सिर्फ परेशानी बताना नहीं है। मैं प्रयास करूंगा कि उस परेशानी का समाधान कैसे हो, कुछ समाधान भी बताऊंगा। मैंने बताया था कि मैं जिले में बंदोबस्त पदाधिकारी की हैसियत से भी काम किया हूं, इसलिए थोड़ा बहुत अनुभव मुझे है। मैं यह दावा नहीं कर सकता हूं कि मैं सबसे ज़्यादा काबिल हूं, लेकिन हाँ, जो अनुभव और जो व्यवहारिक कठिनाइयां हो रही है, चूंकि मैं अधिकारी के अलावा मैं एक रैयत भी हूं, हम लोग ग्रामीण परिवेश से आते हैं, तो क्या कठिनाई हो रही है उस पर आज बात करेंगे और बिंदुवार आपसे बात करेंगे। सबसे पहली कठिनाई रैयतों को हो रही है कि उनके पास रेवेन्यू के अपडेटेड रिकॉर्ड्स नहीं हैं, दस्तावेज नहीं हैं। वो चाहे, और कुछ अपवाद होंगे जो अपेक्षाकृत थोड़े अलर्ट हैं, थोड़े शिक्षित हैं या थोड़े जागरूक हैं, उनके पास तो है, लेकिन अधिकांश लोगों के पास उनके अपने ही भूमि के पूर्ण दस्तावेज नहीं है। दस्तावेज से मेरा मतलब, अगर खतियानी रैयत है तो खतियान की कॉपी, नक्शा, अगर उन्होंने खरीदगी की है तो केवाला, उसका म्यूटेशन का जो आदेश पारित होता है, उस आदेश की प्रति, उसके बाद अपडेटेड लैंड रेवेन्यू का रसीद, जिसको लगान रसीद बोलते हैं। ये सारी चीज़ें नहीं है। और अगर किसी को परवाना मिला है, किसी तरीके से बंदोबस्ती मिली है, भूदान से प्राप्त हुआ है, या जो पूर्ववर्ती जमींदार हैं उनसे किसी तरह का पट्टा या परवाना मिला है, वो, तो ये सारी चीज़ें रैयतों के पास अमूमन उपलब्ध नहीं है। पहली समस्या ये है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण समस्या ये है ग्रामीण परिवेश में कि ये बात सही है कि आज इस देश में करीब करीब 120 करोड़ लोगों के पास मोबाइल है। ये अधिकृत आंकड़े हैं भारत सरकार के। और करीब करीब 90 करोड़ लोग इंटरनेट यूज़र हैं। दुनिया में भारत कदाचित सबसे पहला ये देश है जिसमें जहाँ पर इतनी बड़ी आबादी इंटरनेट का यूज़ करती है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण सत्य यह भी है कि इंटरनेट का यूज़ करने से आप उनको डिजिटली साक्षर समझ लीजिएगा, डिजिटली लिटरेट समझ लीजिएगा, यह भी बात गलत है। अधिकांश लोग उसको यूट्यूब सुनने में, गाना सुनने में, रील बनाने में, उसी में लगे रहते हैं। डिजिटल लिटरेसी का सिर्फ मतलब वहीं तक सीमित नहीं है। तो यह जो दूसरा प्रमुख कारण है, परेशानी है रैयतों की, कि वो डिजिटली उतने शिक्षित नहीं हैं। इसके कारण ऑनलाइन फॉर्म भरने में, चाहे वो डिक्लेरेशन हो, चाहे वो वंशावली देने की बात हो, तो अफरा तफरी का माहौल है। इस संबंध में मेरी एक पटना प्रमंडल के एक, उनका नाम लेना उचित नहीं होगा, बनारस से सटे हुए एक जिले के बंदोबस्त पदाधिकारी से और कुछ रेवेन्यू ऑफिसर से बात हुई, तो उन्होंने वहाँ पर बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट किया है। इसका ये एक समाधान हो सकता था, या समाधान तो नहीं, फैसिलिटेशन ये हो सकता था कि अभी गांव-गांव में कियोस्क खुल गए हैं, कॉमन सर्विस सेंटर, या ऐसे भी बहुत सारे बेरोजगार लड़के जो थोड़ा इंटरनेट सेवी, टेक सेवी हैं, उन लोगों ने कंप्यूटर पर अपना छोटा मोटा व्यवसाय किया है। तो अब वो, अगर वो अवैध रूप से या एजेंट, अनाधिकृत एजेंट के रूप में अगर काम कर ही रहा है, और ये तथ्य है, सब लोग जानते हैं,
तो इससे अच्छा ये होता कि उसको एक इंटरफेस दिया जाता बंदोबस्त कार्यालय में, और इसके लिए बंदोबस्त कार्यालय को पहल करनी चाहिए। उस अधिकारी ने पहल की। मैं नहीं समझता हूं कि इसके लिए डायरेक्टरेट लेवल पर किसी डिसीजन की आवश्यकता है। तो इसको पहल करके उसको इंटरफेस देना चाहिए, उसको थोड़ा अवेयर कर दे, उसको थोड़ा ट्रेनिंग दे दे, थोड़ा रेवेन्यू के बारे में थोड़ी सी जानकारी उसको दे दे, तो ये एक फैसिलिटेशन सेंटर के रूप में काम कर सकता है। मेरा अपना अनुभव है, जब मैं जिलों में इलेक्शन में रिटर्निंग ऑफिसर या इवन जब मैं ऑब्जर्वर कई एक राज्यों में रहा, तो जब ऑनलाइन नॉमिनेशन की व्यवस्था हुई थी तो मैंने रिटर्निंग ऑफिसर या जिन राज्यों में मैं गया वहां के डीएम को भी मैंने कहा कि इसको आप फैसिलिटेट करिए, कुछ वैसे लड़कों को हायर करके कि जो ये काम कर सकते हैं, तो वो फैसिलिटेशन सेंटर किया जा सकता। दूसरा, तीसरी सबसे बड़ी समस्या रैयतों के साथ ये आ रही है कि कहने को तो विभाग और डायरेक्टरेट ने लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज कर दिया। ये भारत सरकार का भी एक कार्यक्रम था डिजिटाइजेशन का, तो किया है, लेकिन मैंने इस पर पहले भी चर्चा की थी। इसमें मतलब आधा से ज्यादा अशुद्धियां हैं, और वो अशुद्धियां फिर उन्हीं कारणों से हुई। इन लोगों ने किसी कंपनी को आउटसोर्स किया, वो फिर किसी दूसरे को दिया, और अंततोगत्वा जो कंप्यूटर ऑपरेटर और गांव में जो बच्चे या अन्य जगहों पर जो कियोस्क है, उन लोगों को इन लोगों ने दे दिया। परिणाम ये हुआ कि उसको रेवेन्यू की समझ भी नहीं थी और अपेक्षा भी नहीं की जाती है, तो उसमें अधिकांश जो एंट्रीज हुई है वो गलत है। हालांकि उसका इन लोगों ने परिमार्जन की व्यवस्था की है, लेकिन आपको बताते चलें, ये जो परिमार्जन का झंझावात है, वो ये रैयतों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। चौथी समस्या ये है कि विभागीय पोर्टल पर जितने तरह के दस्तावेज हैं, अलग अलग दस्तावेज हैं, वह स्कैन करके डाले गए हैं, लेकिन अलग अलग जगह पर प्रदर्शित किया गया है। तो एक तो मैंने कहा कि रैयत उतने अवेयर नहीं है, डिजिटली साक्षर नहीं है, और जो थोड़े बहुत हैं भी तो उनको इसको खोजने में बहुत कठिनाई हो रही है। विभाग को पोर्टल पर एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, और ये जब ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, इससे मेरा तात्पर्य यह है कि एक जो व्यवस्था करे वो यह सोच करके करे कि अगर वो एक आम आदमी होता तो इसको कैसे निकाल पाता, तभी वो हो पाएगा। क्योंकि अगर डिजिटली साक्षर भी हो रैयत, तो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो वो हो नहीं सकता है। नेक्स्ट परेशानी एक बड़ी जबरदस्त है, जो जिससे आप लोग सब लोग जितने हमारे व्यूअर्स हैं जो रैयत हैं सुन रहे होंगे, इस राज्य में ही नहीं देश के अलग अलग राज्यों में भी जमीन के बदलैन की परंपरा रही है। बदलैन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि मेरे घर के पास मेरे दरवाजे पर किसी राम की जमीन है, और रहीम के दरवाजे पर या उसके अगल बगल में रहीम की जमीन है। तो राम और रहीम मिलकर के यह सहमति बनाते हैं कि भाई ये जमीन आप दे दीजिए, ये जमीन आप ले लीजिए, ताकि हम भी घर से निकल सके और आप घर के बगल में बागान बना सके। ठीक उसी प्रकार खेतीहर जमीन में भी होता है कि मान लीजिए कि किसी का एक जमीन यहाँ है, वहाँ एक्चुअली चकबंदी उसी के लिए किया गया था, लेकिन वो तो डिजास्टर हो गया, तो आपसी बदलैन से बहुत सारी जमीनें ली गई हैं। लेकिन उसमें समस्या ये है कि उसको अगर वो रजिस्टर्ड कराने जाएगा तो राज्य सरकार की नासमझियों ने एक तो रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट, रजिस्ट्रेशन का चार्ज इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है, जिसको आप MVR या सर्किल रेट वगैरह बोलते हैं, तो इसमें भी रजिस्ट्री करानी होती है, तो उसमें बहुत पैसा खर्च होता है। और वहाँ एक्चुअली कोई रियल पैसे का ट्रांजेक्शन तो हुआ नहीं, वो तो जमीन की अदला बदली हुई, तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, और परिणाम यह उसका म्यूटेशन नहीं हुआ। तो जमीन का बदलान तो वो कर लिया है, दखल काबिज भी है, लेकिन खतियान उन्हीं लोग के नाम से। अब अगर किसी पीढ़ी में 1, 2, 3 पीढ़ी के बाद या अगर कोई न्यूसेंस एलिमेंट आ गया उसमें, तो फिर समस्या खड़ी हो जाती है। इसका समाधान सरकार को यह करना चाहिए था कि बदलैन की ऐसी जो जमीनें हैं उसके रजिस्ट्रेशन को या तो बहुत नॉमिनल रखे, या मैं कहता हूं इसको क्षमा ही कर देना चाहिए। वैसे भी लैंड रेवेन्यू सरकार के एक्सचेकर में कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता नहीं। वो अंग्रेज का जमाना खत्म हो गया, जब अंग्रेजों की आय का मुख्य, जमींदारों की आय का मुख्य स्रोत लैंड रेवेन्यू हुआ करता था। अब तो अगर मुझको ठीक से याद है, मैं जब फाइनेंस डिपार्टमेंट में था तो उस वक्त
कदाचित लैंड रेवेन्यू से मुश्किल से 100 करोड़ रुपया रेवेन्यू आता, तो ये बहुत ट्रिवियल अमाउंट है। ऑफ कोर्स वो फिर रजिस्ट्रेशन का, तो रजिस्ट्रेशन में तो आता है, लेकिन इसको माफ करना चाहिए। एक रैयत के तरीके, रैयत के दृष्टिकोण से एक बहुत भारी समस्या है कि बदलैन की गई जमीन पर म्यूटेशन भी नहीं हुआ है और उसका कागज भी उसके पास स्वाभाविक रूप से नहीं है। एक समस्या और आ रही है कि भूमि तो खतियानी है। मान लीजिए कि अगर कैडेस्ट्रल का है तो 1911-12 से खतियान चला रहा है या उससे पहले से। अगर रिविजनल सर्वे के खतियान फाइनल हो गए हैं जिन जिलों में, कहीं 60 में, कहीं 65 में, कहीं 70 में, कहीं 90 में, जब भी फाइनल हुए हों, तो उस वो खतियानी रैयत का फिर परिवार बढ़ा। जैसे फर्ज कीजिए कि कोई राम कुमार महतो खतियानी रैयत है, उसके 4 पुत्र हुए, फिर उन पुत्रों के 2-2, 3-3 पुत्र हुए, तो इन लोगों ने आपसी सहमति से बंटवारा तो कर लिया, लेकिन इन लोगों का म्यूटेशन नहीं हुआ। और म्यूटेशन कितना दुभर, कितना कष्टकर और कितना टायरसम प्रक्रिया है, कितना रुला देने वाला है। पैसा तो जो लगता है वो लगता ही है, इससे हमारे सभी रैयत वाकिफ होंगे। एक हमारे जूनियर साथी ने एक बड़े अच्छे शब्द का प्रयोग किया है, वो सीमांचल में पदस्थापित है। उन्होंने लिखा है कि टायरेनी ऑफ डॉक्यूमेंट्री इंस्टेंसेस, मतलब कागजी दस्तावेज का अत्याचार। तो ये कागजी दस्तावेज के अत्याचार नामक शब्द से बिहार के अधिकांश रैयत पीड़ित हैं कि मौखिक बंटवारा तो हो गया, शांतिपूर्ण दखल कब्जा भी है, लेकिन उसका म्यूटेशन नहीं हुआ और अब समस्या हो रही है। इसके अलावा 1-2 चीज और आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे, और इसको आप ऐसे समझिए कि कई बार मैंने कहा कि कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ और कैडेस्ट्रल सर्वे के बाद कई एक जिलों में रिविजनल सर्वे भी फाइनल हो गया। अब रिविजनल सर्वे फाइनल हो गया, इसका लगान निर्धारण भी हो गया, तो अकॉर्डिंगली अंचल के जमाबंदी रजिस्टर में, जिसको रजिस्टर 2 पंजी 2 बोलते हैं, उसमें अकॉर्डिंगली उसका इंदराज यानी एंट्री हो जानी चाहिए थी, और यह स्वमेव होना चाहिए था। इसलिए मैंने एक वीडियो में आपसे बताया कि बंदोबस्त कार्यालय और रेवेन्यू अंचल कार्यालय के बीच में सिंक होना बड़ी जरूरी है। तो एक जा रहा है पूरब और एक जा रहा है पश्चिम, और ये आज से नहीं, उस वक्त से समस्या है। इसलिए देखिएगा कि अधिकांश जिलों में, जहां पर एक तो अधिकांश जिलों में फाइनल नहीं हुआ है रिविजनल सर्वे का रिकॉर्ड ऑफ राइट, नोट फाइनल किया, तो जहां नोट फाइनल है वहां उसका कोई मतलब नहीं, कानूनी आधार नहीं। लेकिन जहां फाइनल भी हो गया तो अकॉर्डिंगली रजिस्टर 2 में उसको चढ़ाया नहीं गया। अब रैयत परेशान है, तो इसका समाधान किया जाना चाहिए। इसलिए मैंने कहा सर्वे से पहले इन लोगों को चाहिए था कि जहां फाइनल हो गया तो अकॉर्डिंगली कुछ औपचारिकताओं को पूरा करके और उसको एंट्री किया जाना चाहिए था। एक और समस्या से रैयत रूबरू हो रहे हैं, खास करके जहां चकबंदी हुई है तो उसको चक का खतियान बोलते हैं। जहां चकबंदी के उपरांत जो खतियान प्रकाशित हुआ उसमें तो और भयंकर गड़बड़ी हुई है, प्रशासनिक गड़बड़ी हुई या राजस्व की टेक्निकल गड़बड़ी, और पैसे का जो खेल हुआ तो अलग ही हुआ। तो चक का खतियान भी फाइनल हो गया। चक के खतियान के हिसाब से दखल कब्जा नहीं है, अगर दखल कब्जा भी है तो रजिस्टर 2 में उसकी एंट्री नहीं है। अब ये बेचारा रैयत परेशान है, जाए तो जाए कहां? कोई एक जगह, अगर आप अंचल में गया तो बोलेगा आप चक ऑफिस चकबंदी में जाइए, एक चकबंदी वाले के पास जाएगा तो बोलेगा बंदोबस्ती काले में जाइए। एक हमारे मित्र ने, जो गया जिले में एक रैयत भी हैं, उन्होंने एक सवाल उठाया कि धारा 6 बोलता है उसको, उसमें 106 में आदेश पारित करता है सेटलमेंट ऑफिसर, तो अकॉर्डिंगली उसकी तरमीम की जानी होती है, एंट्री किया जाना। अब ये इसमें ऐसा गोरख धंधा चला कि खतियान फाइनल होने के 10-10, 15, 16-16 साल तक जो है वो धारा 106 का बैकडेट से आदेश पारित होना शुरू हो गया। तो फिर बिहार सरकार ने उस पर रोक लगाई। तो वो एक अलग समस्या है कि लोग धारा 6 का ऑर्डर लेकर के घूम रहे हैं कि मेरा तरमीम नहीं हुआ है। तो ये जो चकबंदी वाला इशू है, इससे भी रैयत परेशान है। तो इस समस्या को सरकार को संज्ञान में लेकर के इसको कंसोलिडेट और सिंक करना होगा।
कि अगर चक के हिसाब से दखल कब्जा नहीं है तो या तो आप उस सबको डिनोटिफाई करके खत्म करिए। वैसे भी चकबंदी इस राज्य में संभव नहीं है अब, और यह अनावश्यक रूप से जहां भी किया जा रहा है वहां बहुत बड़ा बवाल हो रहा है। इसका नोबल आइडिया बहुत नोबल था कि छोटे छोटे लैंड होल्डिंग्स के फ्रैगमेंट्स हैं तो उसको चक बना के यानी कंसोलिडेट कर दिया, जैसे इसे चकबंदी को अंग्रेजी में कंसोलिडेशन कहते हैं। उसका एक डायरेक्टरेट भी बना हुआ है। ये बात अलग है कि उसमें किसी को संट करना रहता है उसको भेज दिया जाता है। तो ये एक अलग समस्या है जिससे रैयत जूझ रहे हैं, तो इसका समाधान सरकार को निकालना पड़ेगा। एक जिसकी चर्चा मैंने बार बार की कि कई एक दस्तावेज पुराने कैथी में लिखे हुए हैं। जमीन का प्रकार जो है वो फारसी शब्द में खास करके कैडेस्ट्रल सर्वे में लिखा हुआ है। जमीन के प्रकार 29-30 तरह के जमीन के प्रकार होते हैं। जमाबंदी माने गर्मजरुआ आम, गर्मजरुआ खास, बकास्त, गोचर, आपको जरीब, तो गंग सिकस, तो सिकमी। अब ये जो इतने टेक्निकल शब्द हैं कि कई बार तो रेवेन्यू ऑफिसर को भी नहीं पता रहता है। तो ये बेचारे जो अमीन बहाल हुए जूनियर इंजीनियर, इन लोगों को एक सप्ताह में ट्रेनिंग दे दिया, कहा कि चले जाइए। तो रैयत की जो दूसरी समस्या है कि वो खतियान या उसके पास जो भी रजिस्टर्ड टू या जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें लिखा रहता, कहता हम सिकमी रैयत है, हमको क्या करना है। अब वो अमीन को पता नहीं चल रहा है कि सिकमी रैयत का मतलब क्या होता है, गंग सिकस्त का मतलब क्या होता है। तो इस तरह की समस्या है रैयत के साथ। एक बड़ा मजेदार प्रश्न आया है और वो ये है कि, और ये मैं जब सीमांचल में कोसी अंचल में जब मैं पोस्टेड था या फिर अन्य जगहों पर मैं जिलों में जब था तो ये समस्या आती थी कि कैडेस्ट्रल सर्वे में वो जमीन सरकारी थी, रिविजनल सर्वे में वो किसी रैयत के नाम से चढ़ गया और वो ट्रेस करने पर पता ही नहीं चलता है कि भाई ये सरकारी जमीन रैयत के नाम से कैसे चढ़ा। कहीं कहीं और मजेदार बात है कि कैडेस्ट्रल सर्वे में राम कुमार के नाम से है और रिविजनल सर्वे में वो वासुदेव सिंह प्रसाद सिंह के नाम पर चढ़ गया। अब वो जो पुराना कैडेस्ट्रल सर्वे वाला है उसी के कब्जे में है और जिसका ना चढ़ गया बोला कि हमरा जमीन है, कैसे मिला वो भी एक्सप्लेन नहीं हो रहा है। इसका वाइसे वर्सा भी है, मतलब जमीन का कागज किसी और के पास और दखल किसी और के पास। ये रैयत इस समस्या से दो चार हो रहे हैं। देहात में कहावत बड़ा प्रचलित है, हम लोग मगध इलाके के रहने वाले हैं, तो मगध में एक बड़ा कहावत परिचित है कि जर जोरू जमीन जबरदस्त के। ये कोर्ट का भी निर्णय है कि भाई जमीन में जो दखल होता है वो उसके टाइटल का या उसके ऑक्यूपेंसी का सबसे महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट होता है। तो ये एक समस्या। और एक और मजेदार समस्या ये हो रही है जो बड़ा चिंता का विषय है। देखिएगा कि ग्रामीण इलाकों में खास करके वैसे लोग जो थोड़ा सुखी संपन्न थे, जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें थी या मध्यम भी किसान, अब तो सब लोग निकल गए, उसके बच्चे सभी चले गए बाहर पढ़ने। कुछ इस देश के बाहर सेटल हो गया, कुछ इस राज्य के बाहर है और वहाँ बटाई वटाई दे दिया, तो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड वो हो गया, वहाँ ज़मीन पर वो रहता नहीं है। अब हालांकि मैं वो पेपर नहीं देखा हूँ, लोग एक बार दो बार मीटिंग में भी कहा कि अगर कोई क्लेम नहीं करने आता है तो उसको सरकारी ज़मीन घोषित कर दिया जाए। सीमांचल के एक जिले के बंदोबस्त पदाधिकारी ने मुझको बताया कि सर अजीब स्थिति है, भीसी में यह कहता है मौखिक रूप से कि जो जमीन का क्लेम नहीं करने आवे उसको सरकारी जमीन घोषित कर दीजिए। आप ये सोच लीजिए कितना बड़ा विवाद का विषय होगा। तो वैसे रैयत जो गांव में नहीं रहते, और ऐसे बहुत सारे रैयत हैं, कोई नौकरी करने चला गया, कोई विदेश चला गया, कोई कहीं चला गया, तो ये जो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है रैयतों की कि वो काम कैसे करें, वहां पर वो उसका रिकॉर्ड ऑफ राइट्स कैसे बनेगा। एक और चीज है, जैसा मैंने बताया कि कैडेस्ट्रल सर्वे में बहुत बड़ी जमीनें सरकारी थी। सरकारी मतलब गर्मजरुआ आम हो सकता है, खास हो सकता है, कैसरे हिंद हो सकता है। कैसरे हिंद का भी अलग परिभाषा है। कुछ कैसरे हिंद भारत सरकार के
स्वामित्व में माना जाता है, कुछ बिहार सरकार इस संबंध में सरकार का एक सर्कुलर भी, बहरहाल उसमें हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो जितनी सरकारी ज़मीनें हैं इसको आइडेंटिफाई करना बिहार सरकार के लिए बहुत बड़ा चुनौती है, रैयत भी परेशान है। तो इसको तो अब एक उपाय ये हो सकता है कि कैडेस्ट्रल सर्वे को आधार मान करके फिर वहाँ से ट्रेस करे कि भाई अगर ये रैयती हुआ है रिविजनल सर्वे में, मैंने बताया ना कि रिविजनल सोच करके देखिए, कभी इतना दुख होता है कि 52-53 से जो शुरू हुआ रिविजनल सर्वे ये 2011 तक नहीं हो पाया। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि यह कभी प्रायोरिटी में रहा ही नहीं। जो लोग डीएम्स वगैरह बने एकदम व्हीम में रहे, उसकी पोस्टिंग कभी राजस्व में रही नहीं, न कभी डीसीएलआर बनाना, एडीएम बनाना, कुछ बना, और परिणाम ये हुआ कि उसकी जानकारी का अभाव रहा। तो ये सारी रैयत से रिलेटेड समस्याएं हैं और रैयत एकदम परेशान है कि वो क्या करे, कैसे करे। इसके अलावा भी बहुत सारी परेशानी है, लेकिन एक वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए बात करना संभव नहीं है। मैं अपील करना चाहूँगा कि रैयतों को अगर कोई समस्या है और इससे इतर, तो हमें ज़रूर लिखें। आपके कमेंट हमको बहुत हेल्प करते हैं और मेरा पर्पस किसी को कंडेम करना नहीं है, मेरा पर्पस किसी की आलोचना करना मात्र नहीं। मेरा पर्पस ये है कि इस समस्या का समाधान हो। मैं इस राइडर के साथ अपनी बात खत्म कर रहा हूँ कि सर्वे एक नोबल काउच है, सर्वे एक अति आवश्यक राजस्व का कदम है, लेकिन ये सही तरीके से अगर नहीं हुआ तो सर्वे का सत्यानाश हो जाएगा। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।